दोस्तों, कभी असफलताओं से निराश ना होइएगा। हमेशा आप लगे रहिए मेहनत से, क्योंकि एक शायर की पंक्ति है। उन्होंने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए कभी निराश ना होइए, मेहनत से लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, हिंदी के उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे समास का। इसके पहले आपने वर्णमाला पूरा अच्छी तरीके से आपने देखा होगा। उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं वर्णमाला से रहेगा। जो आपको पढ़ाया गया है वही से वर्णमाला के प्रश्न रहेंगे। आगे आपको आज अध्ययन करना है समास का। समास के कितने भेद हैं और कौन से शब्द में कौन सा समास होता है, इसके पहचान के तरीके क्या हैं, ये आसान तरीके आपको बता दिए जाएंगे, जिससे आपको पहचानने में परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी समास में। चलिए तो देखते हैं समास। समास का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, इसका अर्थ है संक्षिप्त। इसका अर्थ है संक्षिप्त, यानी जब बड़े वाक्य को छोटे रूप में कहा दिया जाए लेकिन भाव वही रहे, अर्थ वही रहे, उसी को समास कहा जाता है। जैसे देखिए लिखा गया, दही में डूबा हुआ बड़ा। इतना बड़ा शब्द लिखा गया, दही में डूबा हुआ बड़ा। इस बड़े वाक्य को इस तरीके से छोटा किया जाए कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो हम इस बीच से इन शब्दों को, ये शब्द हैं सभी, इतने बड़े शब्द को इतने छोटे रूप में किया जाए कि इसमें परिवर्तन अर्थ में ना हो। तो इन शब्दों को हटा दिया जाए। इन शब्दों को हटा करके जब इन्हें मिला दिया जाएगा, ये आपका शब्द जो बनेगा दही बड़ा, इसका अर्थ भी वही रहेगा कि दही में डूबा हुआ बड़ा। और इसके इसी प्रकार से जैसे लिखा गया, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इतना बड़ा शब्द है, इसको इस प्रकार से छोटा किया जाए कि अर्थ में परिवर्तन ना हो। तो इतने बड़े शब्द से बीच से ये 3 शब्द हटा दीजिए। जो शब्द बना रेलगाड़ी, ये आपका सामासिक शब्द समस्त पद हो गया, छोटे रूप हो गया, लेकिन अर्थ वही है। और इसी छोटे करने की क्रिया को संक्षिप्तीकरण कहते हैं, और जो संक्षिप्त रूप है उसी को समास कहा जाता है। बस एकदम आसान है। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी बड़े वाक्य को इस प्रकार से छोटा किया जाए कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे समास कहा जाता है। आगे देखिए, समास और संधि में भेद होते हैं। समास और संधि में अंतर होते हैं। संधि में क्या होता है? वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है। जबकि समास में क्या है? यहां शब्दों का खेल है। यहां शब्दों को इस प्रकार से संक्षिप्त किया जाता है, छोटा किया जाता है कि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां दोनों में अंतर है, संधि और समास में। विशेष ध्यान दीजिएगा, संधि अलग है, समास अलग है। आगे देखिए, आगे है समास के भेद क्या हैं। समास के भेद अगर पूछता है कि कितने प्रकार के हैं, तो समास के भेद पूछे तो एकदम आसान, एकदम आप बताइएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 4 प्रकार बताया है। किस प्रकार से बताया वो भी ध्यान दिए। अगर कहीं पूछा जाए मूल रूप से समास कितने प्रकार के हैं, तब आप बताएंगे 4 प्रकार। अगर इस प्रकार से पूछता है तब, जब पूछे मूल रूप से समास कितने प्रकार के हैं, तब आप बताएंगे 4 प्रकार के। अन्यथा समास कितने प्रकार के हैं तो आप सीधे बताएंगे 6 प्रकार के हैं। और कोई इसमें भटकने की जरूरत नहीं, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जब ये कभी पूछा नहीं गया है, अब तक जल्दी पूछा ही नहीं गया है मूल रूप से समास कितने प्रकार के हैं। ये अधिकांश संस्कृत में पूछा जा सकता है। हिंदी में हमेशा समास कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन है, नाम देख लीजिए। पहला आपका है अव्ययी भाव
समास। पहला व्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा आपका है कर्मधारय समास और पांचवा आपका है द्विगु समास और छठवां आपका है बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 भेद हैं जो आपको 4 बताया गया। इन्हीं 2 समास को, ये जो कर्मधारय और द्विगु हैं, इन्हीं 2 समास को तत्पुरुष के भेद बता दिए जाते हैं और वास्तव में संस्कृत में इसे तत्पुरुष के भेद ही बताए गए हैं, द्विगु को, कर्मधारय और द्विगु को। इसीलिए कुछ विद्वान इसे 4 ही बताते हैं, लेकिन हिंदी में जब भी पूछा जाए समास कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार की ये आपके हैं। इसमें पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न, पद की प्रधानता, कि समास में कौन सा पद प्रधान है। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अव्ययीभाव समास में हमेशा पूर्व पद, चाहे पूर्व कहें या प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान और इसी के भेद होने की वजह से इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय में और द्विगु में। इधर है बहुब्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान। बस इतना आपको ध्यान देना कि इसमें कौन सा पद प्रधान है। एकदम आसान है। पूर्व पद प्रधान केवल एक में है अव्ययीभाव समास, दोनों पद प्रधान केवल एक में है द्वंद्व समास, उत्तर पद प्रधान 3 में है कौन कौन, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में। अन्य पद प्रधान कौन है, अकेला एक बहुब्रीहि समास। एकदम आसान है, बस ये इतना ध्यान दीजिएगा। इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, तो आप ध्यान दीजिए कौन सा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। चलिए आगे अब एक से एक क्रम से हम अध्ययन करेंगे। पहले आज अध्ययन करेंगे अव्ययीभाव समास का, कैसे क्या इसके नियम हैं, कैसे आप पहचानेंगे किस शब्द में कौन सा पद प्रधान, कौन सा समास है। एकदम आसान है, देख लीजिए। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, यह जो लिखा अव्यय, पहला शब्द अव्यय, अव्यय इसमें बताया गया पूर्व पद प्रधान होता है। इसका नियम है, परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और क्या हो, अव्यय हो। अव्यय किसे कहते हैं, वह शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना किया जा सके, उसी को अव्यय कहा जाता है। अव्यय को पहचानना बड़ा कठिन है। जैसे कुछ आसान तरीका बताइए, जिस शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार बदलाव नहीं हो रहा है, अव्यय है वह। लेकिन इसे पहचानना बड़े बड़े विद्वानों के लिए कठिन हो जाता है, कभी शब्द दे दिया जाए तो। इसके लिए आप आसान तरीका रखिए, जो ये आ लिखा है, यहाँ लिखा आ, इसी को समझ लीजिए उ माने उपसर्ग, ऐसे आप समझ लीजिए, केवल आसान तरीका बताया जा रहा है। इसे आ को समझ लीजिए उ लिखा है, उ माने उपसर्ग, यानी जितने उपसर्ग से बने शब्द हैं सभी किस समास में आएंगे, अव्ययीभाव समास में। एकदम आसान तरीका। कुछ उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। उदाहरण जैसे लिखा गया, उदाहरण देख लीजिए, कुछ आप समझ जाएंगे आसानी से। उदाहरण लिखा है कि जैसे बेखटके प्रतिदिन या फिर यथासाध्य और जैसे लिखा गया आमरण और जैसे लिखा गया हर रोज। इसमें देखिए और शब्द है, जैसे लिखा गया
रातों रात, दिनों दिन, पल पल, या और लिखा गया बराबर। और शब्द हैं जैसे यावत जीवनम, यावत जीवन, यावत जीवन। इन शब्द में देखिए, इतने उदाहरण में देख लीजिए। जैसे ये शब्द आपको मिले, इसका विग्रह होता है बेखटके। यहाँ जो दो पद हैं, दो पद कौन है? एक है बे, दूसरा खटके। प्रतिदिन, दो दो पद हैं। यथा साध्य, आमरण, हर रोज, रातों रात, दो दो पद हैं सब में। पल पल, बराबर, यावत जीवन, दो दो पद हैं। बताया गया जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो या पहला पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय। अव्यय आप पहचानने भूल जाइए, केवल इतने याद रखिए, जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो वहां व्ययीभाव समास होता है। पहला नियम आपको बताया जा रहा है। तो इसमें देखिए, पहले नियम से यहां तक देख लीजिए। पहले नियम बेखटके, यानी बिना खटके, बिना खटके। और अगला, यहां जो पहला शब्द आया बे, उर्दू का उपसर्ग है, और प्रति संस्कृत का उपसर्ग है, यानी प्रतिदिन, दिन दिन प्रति, दिन दिन प्रति। और जैसे यथा साध्य, यानी साध्य के अनुसार, साध्य के अनुसार। आमरण, यानी आमरण माने मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत। और लिखा गया हर रोज, यानी प्रत्येक दिन। और जैसे रातों रात। अब यहां देखिए, पहले नियम से आपको जो बताया गया उपसर्ग, बताया गया पहले उपसर्ग मिलेगा, सब में पहले उपसर्ग मिला। और यथा उपसर्ग नहीं है, लेकिन एक अव्यय शब्द है यथा। क्यों? क्योंकि इसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। आ संस्कृत का उपसर्ग है, हर एक अव्यय शब्द है। अब आगे यहां देखिए, यहां लिखा गया रातों रात। इसका दूसरा नियम है, इसी अव्ययीभाव समास का दूसरा नियम है कि जब कोई एक ही अर्थ में, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए। क्या हो जाए? पुनरावृत्ति। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो कहीं पर, एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यहां देखिए, दो पद है रात और रात, यानी रात, इसका विग्रह रात और रात नहीं होगा। इसका विग्रह जब भी होगा रात, रात ही, रात में, रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिन ही दिन में, पल पल, पल ही पल में, या फिर बराबर, यानी बार बार, बार ही बार। आगे यावत जीवनम। यावत यहां जो एक अव्यय शब्द है, यावत यानी जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत समास विग्रह ये। तो आपको ध्यान क्या देना है? बस इतने ध्यान देना है कि शब्द किस जो उपसर्ग से बना शब्द है वह व्ययीभाव समास, और जहां पर एक ही अर्थ में शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां पर अव्ययीभाव समास। एक और ध्यान दीजिएगा, जो नदीवाचक शब्द है इसमें बहुत अपवाद मिलता है, वह भी अव्ययीभाव समास में ही आता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया पंच गंगा। पंच गंगा में कौन समास है? अव्ययीभाव समास। और जैसे लिखा गया उप गंगा, कौन समास है? अव्ययीभाव समास। तो इसके लिए आप इतने ध्यान दीजिएगा, जहां नदीवाचक शब्द आए, भले आगे यहां संख्या हो, संख्या से तो आपको द्विगु लग रहा है, लेकिन द्विगु नहीं, यहां अव्ययीभाव समास है, ये आपको ध्यान देना है। और भ्रमित करने वाला दिनों दिन है, ये चिन्ह योजक चिन्ह है, फिर भी ये द्वंद्व नहीं है, ये एक ही अर्थ में दोनों शब्द आ गए हैं, इसलिए कौन है? अव्ययीभाव समास है। बस अव्ययीभाव समास में इतना ही आपको ध्यान देना है और इससे बाहर नहीं रहेगा। तीन नियम दो बताए गए। क्या क्या तीन नियम हैं?
एक आपको बताया गया उपसर्ग रह से बना शब्द, दूसरा बताया गया पुनरावृत्ति एक ही शब्द की, एक और है नदीवाचक, नदीवाचक शब्द, नदीवाचक शब्द। ये 3 नियम आप ध्यान दीजिएगा, बस आपको आसानी रहेगी अव्ययी भाव समास को पहचानने में। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा आपको अव्ययी भाव समास में। बस इस अव्ययी भाव समास में इतना ही। आगे अगला आपका भेद उसके बाद पुनः आपको बताया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको होती है तो जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा रहा आपका ये क्लास।